गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप लोग नोटिस कर ही रहे होंगे कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लिया। अब पाकिस्तान को भी बदले में कुछ ना कुछ रिटेलिएट तो करना ही था। तो एक तो उन्होंने एयर स्पेस यहाँ पे शट करी है टू द इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस। उसके साथ ही साथ जो ट्रेड रिलेशंस हैं उसको खत्म किया जा रहा है, जैसे वाघा बॉर्डर हो गया, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट एंड ट्रेड, उसको क्लोज किया जाएगा। साथ साथ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जो सार्क वीजा है ना, वो सस्पेंड कर देगा एक्सेप्ट फॉर द सिख पिलग्रिम्स। जो सिख श्रद्धालु हैं उनके लिए यहाँ पे वीजा सस्पेंड नहीं होंगे, बाकियों के लिए हम वीजा सस्पेंड होंगे। इसके अलावा और भी स्टेप्स लिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन डिफेंस नेवल एयर एडवाइजर को बोला गया है कि वो देश छोड़ के चले जाएं। इसके साथ ही साथ ना पाकिस्तान ने ये कहा है कि इंडिया जो यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी को एक तरह से ब्लॉक किया है या उसको रोका है इंडस के पानी को, उसको एक्ट ऑफ वॉर यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। अब एक और चीज 1972 में हमारा और पाकिस्तान का शिमला अकॉर्ड या शिमला एग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से जो 1971 का वॉर था जिसमें पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरह हार गया था, उस पर्टिकुलर वॉर में के बाद यहाँ पे एग्रीमेंट देखने को मिलता है दोनों देशों के बीच में, जिसके माध्यम से पीस को रिस्टोर करने के लिए एंड आपस में रिश्ते नॉर्मलाइज करने के लिए यहाँ पे बात हुई थी। राइट। इसी के बाद आप जानते होंगे जो बांग्लादेश है वो कंट्री हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है फॉलोइंग द इंडियाज इंटरवेंशन। तो ये यहाँ पे पाकिस्तान बोल रहा है कि शिमला अकॉर्ड को हो सकता है उसको सस्पेंड करना पड़े। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। दिस इज समथिंग जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, बट पॉइंट देखो सिंपल सा एक है, टेररिज्म किसी भी जगह पे हो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड पर्सनली मैंने कल यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच सुनी, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि टेररिस्ट चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना छुपे हो, इंडिया उसका बदला लेगा। जो टेररिज्म है उसको हम देयर इज अ नो, हमारी पूरी तरह से एक पॉलिसी है कि हम टेररिज्म को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हमारे जो लोग हैं जिनकी जान गई है उसका डेफिनेटली हमें यहाँ पे उसके रिगार्डिंग टेररिज्म के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों हमारी जो एक ऑल पार्लियामेंट जो ऑल पार्टी मीटिंग हमें देखने को मिलती है, जो पार्लियामेंट के अलग अलग आपको पार्टीज देखने को मिलेंगी, उस पर्टिकुलर मीटिंग में सरकार ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ कुछ कमियां रही, कुछ सिक्योरिटी लैप्स थे, पर सब लोगों ने, हमारी सारी पार्टीज इकट्ठा हुई हैं एंड उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हम बिल्कुल पूरी तरह से खड़े हैं कि जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा आप लीजिए, पूरा देश आपके साथ यहाँ पे सपोर्ट करेगा। दोस्तों डेट है आज की 25 अप्रैल 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों आप लोग जानते होंगे यूपीएससी का रिजल्ट तो आया ही है, अगर आपको सेशन की पीडीएफ चाहिए तो चलो वहां मिल जाएगी। बट प्रीलिम्स के लिए क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे सोर्सेज है, प्रीलिम बूस्टर है, उसकी मंथली कंपाइलेशन है, उसकी ईयरली कंपाइलेशन है, प्लस फिर बुकलेट भी आ जाती है, तो मेरे को थोड़ा बोरिंग लगता था, इसलिए मैंने और क्योंकि आपको हेडलाइन पढ़ के आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे, उसका पीछे का स्टैटिक तो आपको ऐसे कोई बताओ या कुछ सर्च करो तभी हो पाता है, तो मैं इसी पे रिलाई करती थी, प्रीलिम बूस्टर पे, उसके मंथली, उसके ईयरली और उसकी फिर वो करंट अफेयर की उड़ान आती थी, उसकी इंडेक्स। जो यूपीएससी का रिजल्ट हमें पिछले दिनों के अंदर देखने को मिला, अब उसके रिगार्डिंग हम लोग आपसे मिल रहे हैं। तो आप लोग हम सबसे कनेक्ट कर सकते हैं 25 की जगह 26 अप्रैल को, यानी कि आज 25 है तो कल यानी कि 26 अप्रैल को आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें अलग सर, सुमित सर तो होंगे ही होंगे, प्लस एट द सेम टाइम बहुत सारे टॉपर्स होंगे जो अपना बात आपके सामने रखेंगे, अपनी क्या उन्होंने स्ट्रेटजीज फॉलो करी उनके रिगार्डिंग पूरा पूरा यहाँ पे डिस्कशन हमें कल देखने को मिल जाएगा। अब आप में से जो बच्चे दिल्ली में हैं वो कल यानी कि 26 अप्रैल दोपहर 3 बजे वो सत्यवती कॉलेज आ सकते हैं। ठीक है, वहां पर हमारा ये जो इवेंट होगा ये ऑफलाइन कंडक्ट होगा, प्लस एट द सेम टाइम जो बच्चे कहीं और से हैं एंड ऑफलाइन नहीं जुड़ पाएंगे सत्यवती कॉलेज में, वो सब बच्चे कल दोपहर 3 बजे हमारे साथ जो ओनली आईएएस यूपीएससी चैनल है ना उसके ऊपर इस इवेंट को लाइव भी देख पाएंगे। राइट, तो डेफिनेटली आप सब लोग जुड़ना मत भूलिएगा हमारे इस इवेंट के अंदर। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज 5 years ऑफ स्वमित्व स्कीम। अब अगर हम बात करना स्वमित्व स्कीम की तो आपको ध्यान ही रखना है कि इसके 5 साल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और अब यहाँ पे इसका एक्सटेंशन है टिल 2025-26 फॉर यूनिवर्सल कवरेज। सबसे पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म को नोटिस करिए, दैट इज सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये है स्वमित्व। अब इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में बता क्या रखनी है, आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये केवल और केवल विलेज एरियाज के लिए है, ये अर्बन एरियाज को कवर नहीं करती है। ठीक है, दूसरी बात विलेज एरियाज में भी ना ये आपके एग्रीकल्चर एरियाज को कवर नहीं करती, दिस इज नॉन एग्रीकल्चर एरियाज। जैसे आपके घर हो गया, एक्चुअली ना इसका मतलब आबादी लैंड भी है, तो जो आपके घर हैं, जो आपका एरिया है जो एग्रीकल्चर में नहीं आता उस एरिया को कवर करता है, ये एग्रीकल्चर लैंड को कवर नहीं करता। ये दो एक्सक्लूजन्स हैं इसके अंदर जो आपको, सॉरी एक्सक्लूजन मतलब एक अर्बन एरिया कवर नहीं हो रहे और एग्रीकल्चर भी कवर नहीं हो रहा, एग्रीकल्चर लैंड, ये दो एक्सक्लूजन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनफैक्ट इस बार के बजट के अंदर
सरकार ने एक नक्शा स्कीम भी लाई है, ये अर्बन एरियाज के लिए वर्क करेगी, सिमिलर टू स्वामित्व जो कि हमारे विलेज एरियाज में है, उस तरह से नक्शा स्कीम जो होगी वो अर्बन एरियाज के लिए वर्क करेगी। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो स्वामित्व स्कीम थी ये 5 साल पहले 24 अप्रैल 2021 को यहाँ पे लॉन्च करी गई थी, जिस दिन को हम पंचायती राज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारा जो पैसा था वो 100% यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड इसका पर्पस यही है कि आप एक बार अंडरस्टैंड करो कि जब कहीं ना कहीं रूरल हाउस होल्ड्स को उनके घरों की, उनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की एक प्रॉपर लीगल ओनरशिप मिल जाएगी ना, तो उसी को देने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम यहाँ पे चलाई गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर घरों को एक तरह से उनके लैंड रिकॉर्ड्स देना, उससे क्या फायदा होगा? देखो यार, एक्चुअल में ना प्रॉपर हमारे लैंड रिकॉर्ड्स बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं ना जो इतने सारे मसले होते हैं ये लैंड के रिगार्डिंग, लैंड डिस्प्यूट इतने ज्यादा होते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम कम कर पाएंगे। साथ ही साथ रूरल प्लानिंग में मदद मिल पाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें ना तो रूरल सिटीजन भी अपनी प्रॉपर्टी को मोनेटाइज कर पाएंगे, एंड अगर मान लीजिए उनको कल कुछ लोन वगैरह चाहिए होता है तो उनको वो भी मिल पाएगा। साथ ही साथ आप लोग जानते होंगे जो लोकल बॉडीज हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स वहां पे उनको कैलकुलेट करना होता है, उनको प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट भी करना होता है, तो वो कलेक्शन भी आसान हो पाएगा क्योंकि अब हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि कौन सी जमीन आखिर किसकी है। इसके साथ ही साथ जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाने के अंदर भी यहाँ पे मदद मिलेगी, जो जो जीआईएस बेस्ड मैप्स के माध्यम से। तो ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंप्लीमेंट कर रहा है, और साथ ही साथ स्टेट रेवेन्यू एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस इनकॉर्पोरेटेड फॉर टेक्नोलॉजी सपोर्ट, ये सब यहाँ पे इनकी अलग अलग तरह से यहाँ पे मदद कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ड्रोन के माध्यम से इसको करा जाएगा। इसके अलावा जियो रेफरेंसिंग के लिए आपका कॉर्ड्स नेटवर्क, कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क भी यहाँ पे बनाया गया है। लोगों को अवेयरनेस जनरेट करने के लिए इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इनिशिएटिव यहाँ पे रन किए जा रहे हैं। मानचित्र जो होता है ना, ग्राम मानचित्र जो कि एक तरह से मैप हो गया, उसको यहाँ पे प्रॉपर बनाया जाएगा, एंड प्रॉपर यहाँ पे इसकी मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड भी होगा। ठीक है, तो इससे 4 ब्रॉड एरियाज हैं। पहला है सोसाइटी इंक्लूसिव बन पाएगी क्योंकि सबके पास फॉर्मल प्रॉपर्टी राइट्स हो पाएंगे। इसके साथ साथ लैंड गवर्नेंस मदद मिलेगी क्योंकि लैंड डिस्प्यूट्स खत्म हो जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास प्रॉपर क्लैरिटी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग बेहतर हो पाएगी, बाकी बचे हुए एरियाज में हम स्कूल, हेल्थ सेंटर्स, रोड, यूटिलिटीज ये सब कहीं ना कहीं बना पाएंगे, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में यहाँ पे हेल्प करेगा क्योंकि लोगों को लोन वगैरह यहाँ पे मिल पाएंगे। ये 4 पिलर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो पिछले 5 साल के अंदर लगभग 2,42,00,000 प्रॉपर्टी कार्ड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। ड्रोन के माध्यम से लगभग 3,20,000 विलेजेस का सर्वे हो चुका है, जिससे 68,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आपके जो यूटीज हैं और स्टेट्स हैं उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। जैसे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, लद्दाख, दिल्ली, इनमें फुल कवरेज हो चुका है, एंड यूपी और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में भी फुल कवरेज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट इसको यहाँ पे शोकेस भी किया गया इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 में, एंड इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन लैंड गवर्नेंस में, जिसमें अलग अलग देशों के हमें यहाँ पे जो डिग्निटरीज है वो अटेंड करते हुए देखने को मिले। तो इससे प्रॉपर्टी ओनर्स को फायदा होगा, एंड कहीं ना कहीं पंचायती राज डेवलपमेंट में ये हमारी मदद करेगा। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। दरअसल में एक रिपोर्ट है जिसको निकालता है आईएमएफ। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में आप सब लोग जानते होंगे दोस्तों। 1944 में एक मीटिंग होती है, जो मीटिंग होती है आपकी ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूएसए के अंदर। अब यहाँ पर इस मीटिंग का पर्पस ये था कि वर्ल्ड वॉर में जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसके बाद कैसे कहीं ना कहीं हम अपनी इकोनॉमी को वापस से खड़ा कर सकते हैं। एंड इसी मीटिंग से 2 संस्थान निकल के आते हैं जिसका नाम हम जानते हैं ब्रेटन ट्विंस के नाम से। एक निकल के आता है आपका आईबीआरडी, जिसको हम पॉपुलरली वर्ल्ड बैंक बोल देते हैं, एंड दूसरा हो गया आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो दरअसल में आईएमएफ जो स्टैब्लिश हुआ वो 1944 के अंदर हुआ, जिसका पर्पस ये है कि दुनिया भर में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, एंड साथ साथ कॉपरेशन कंट्रीज के बीच में लाना। अब ये आईएमएफ जो है 2 पॉपुलर रिपोर्ट्स हैं, वैसे रिपोर्ट्स और भी हैं पर सबसे 2 पॉपुलर रिपोर्ट्स हैं, दैट इज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड साथ ही साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये 2 इसकी बहुत ही पॉपुलर रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, ये रिपोर्ट जो है ये साल में 2 बार पब्लिश करी जाती है, जिसमें कहीं ना कहीं हमें अपडेट्स आते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करने जा रही है। अब इस बार की रिपोर्ट के अंदर इन्होंने ये बताया है कि ऐसा देखने को मिल रहा है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम बात करना वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स की, ये 6 महीने पुराने डेटा के कंपैरिजन में लगभग 7 गुना अनसर्टेनिटी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण दोस्तों सबसे बड़े आपको डोनाल्ड ट्रंप देखने को मिल जाएंगे। क्यों सर, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया? अरे भाई, टैरिफ वॉर हमें यहाँ पे एक तरह से बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिल रही है, वो सबसे बड़े यहाँ पे चिंताजनक हमें देखने को मिल रही है। पता नहीं क्या होगा आगे। दिस इज समथिंग टू बी
मतलब रियली कंसर्न। तो टैरिफ जो है वो डिसरप्टर की तरह काम कर रहे हैं। इवन आपका ये यूरोप वाला रीजन है ना, उसमें भी ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर बहुत खतरा हो सकता है। जैसे दुनिया की जीडीपी लगभग 2.8% से ग्रो करेगी 2025 के अंदर, पर आईएमएफ का ऐसा मानना है कि जो यूरो एरिया है ये सिर्फ 0.8% से ग्रो करेगा। एंड 2026 में इकोनॉमी 3% के आसपास ग्रो करेगी, पर यूरोप जो है वो कहीं ना कहीं 1.6% से ग्रो करेगा। पहले कोविड-19 जैसी चीजें मेन डिसरप्टर थी, अब कोविड-19 को भी डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं उन्होंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है कि पता नहीं अनसर्टेनिटी कितनी ज्यादा हो जाए उनकी वजह से। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, चाइना की जीडीपी को भी यहाँ पे कम किया गया है। पहले बताया गया था 4.6%, अब वो कम करके 4.4% कर दिया गया है। और इसी तरह से यूएसए की ग्रोथ रेट को भी 0.9% कम किया गया है। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि यूएसए की इकोनॉमी 1.8% से हो सकता है ग्रो करे इन 2025। सर इंडिया स्पेसिफिक कुछ बातें हैं, हाँ जी बिल्कुल। इंडिया में इन्होंने ये बताया है कि 2025 में हम 6.2% से ग्रो करेंगे एंड 2026 में हम लगभग 6.3% से ग्रो करेंगे। यहाँ पर भी इंडिया में भी हल्का सा गिरावट इन्होंने करी है। रीजन उसका यही है कि पता नहीं है कि कैसे ट्रेड होगा, कैसे कैसे अनसर्टेनिटी होगी, उसके बेस के ऊपर हल्का सा इन्होंने थोड़ा सा इंडिया का ग्रोथ रेट भी कम करता हुआ देखने को मिल जाएगा। राइट, तो ये है हमारा आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज राइट टू कूल। राइट टू कूल क्या है? अब ये दोस्तों राइट टू कूल ना कोई लीगल राइट नहीं हमें देखने को मिलता, पर आप लोग देख रहे हो यार, जैसे दिल्ली में मैं आज ही आया हूँ सुबह, ठीक है, दिल्ली हो गया या और नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। एंड आप लोग नोटिस करते हो यार, खासकर जो हमारे इनफॉर्मल वर्कफोर्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग बनाने का काम करता है, मतलब मिस्त्री का काम करता है, कोई और कोई लेबरर है वो कोई काम करता है, उनको पूरा दिन मतलब सुबह से लेकर शाम तक गर्मी में ही काम करना पड़ता है। क्योंकि देखो यार, हम लोग तो क्या है, हम लोग तो थोड़ा एसी में काम कर लेंगे, है ना, क्लासेस में एसी होते हैं, या और भी जो बाकी लोग होते हैं उनके पास तो एसी है, तो गर्मी है भी तो उतना पता नहीं लगता। ठीक है, थोड़ा बहुत पता लगता है ऑब्वियसली, पर उतना नहीं पता लगता। पर एक बंदा जो सुबह से लेकर शाम तक मान लो रिक्शा चला रहा है, अब खुद सोचो कि उसका क्या इंपैक्ट होता होगा उसकी बॉडी के ऊपर। राइट, कितनी ज्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर ना लोगों के द्वारा एक इनिशिएटिव चल रहा है कि हमारे पास भी ना एक राइट टू कूल होना चाहिए। अभी तक है नहीं, पर ऐसा होना चाहिए। ये एक डेवलपमेंट कंसेप्ट ऐसा माना जा रहा है कि आगे जाके हो सकता है कि ये भी एक फंडामेंटल ह्यूमन नीड बन जाए। तो कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि इसको लीगली हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल आने वाले समय में हो सकता है कि आर्टिकल 21 का ये हिस्सा बन जाए। मैं फिर से बोल दूं, अभी नहीं है, पर हो सकता है आगे जाके हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल लोगों का जो इन्होंने पिटिशन लगाई है, उन्होंने ये बोला है कि आप नोटिस करिए कि कुछ लोगों को नॉन नेगोशिएबल पेड टाइम ऑफ मिलना चाहिए। कितना दिन भर काम करते हैं, थोड़ा समय ऐसा होना चाहिए जब उनको यहाँ पे थोड़ा 1-2 घंटे की प्रॉपर रेस्ट मिल जाए, थोड़ी छाया के अंदर। प्लस पानी के स्टेशन होने चाहिए, कूलिंग शेल्टर्स होने चाहिए जब बहुत ज्यादा गर्मी है, रेड अलर्ट का डे चल रहा है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे प्रॉपर शेडेड चाइल्ड फ्रेंडली वर्क स्पेसेस होनी चाहिए, एक्सेसिबल पब्लिक टॉयलेट्स, सेफ रेस्ट जोन इन मार्केट प्लेसेस। ये सब चीजें अगर होंगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगी और ये जो वर्कर्स हैं इनको थोड़ा सा बेहतर फील होगा। अर्बन प्लानिंग के अंदर भी हम इस तरह से फोकस कर सकते हैं कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी हो यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इनको ज्यादा दिक्कत ना हो। तो पॉइंट ये है कि इसमें हम हीट रिस्क मैपिंग करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। हाइपर लोकल वार्ड लेवल के ऊपर क्लाइमेट रिस्क मैपिंग करी जाएगी एंड उस हिसाब से प्लान्स बनाए जाएंगे ताकि वो लोगों की नीड्स को सर्व कर पाए। ये है राइट टू कूल। आई रिपीट, राइट टू कूल अभी तक ऐसा कोई अधिकार हमें नहीं देखने को मिलता, बट यहाँ पर बात बहुत ज्यादा हो रही है, लोग अक्सर इस पॉइंट के ऊपर डिबेट डिस्कशन करते हैं, तो इसलिए हमें ये बात यहाँ पे समझनी चाहिए। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स गेट न्यू होम इन महाराष्ट्र। देखो अभी पता क्या था, अगर आप नोटिस कर पाओगे ना, तो हरियाणा पिंजौर के अंदर आपको जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहां से पता क्या हुआ, 34 वल्चर्स को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है टू महाराष्ट्र फॉर वाइल्ड री इंट्रोडक्शन। महाराष्ट्र के अंदर ना आपको 3 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। एक है आपका मेलघाट, मतलब टाइगर रिजर्व और भी हैं पर 3 रिजर्व में डाला गया है। एक है मेलघाट, एक है पेंच टाइगर रिजर्व और एक हो गया आपका तो डोबा आंध्री टाइगर रिजर्व। इन पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व के अंदर यहाँ पर इन वल्चर्स को री इंट्रोड्यूस किया गया है, तो दैट इज वाई दीज आर इन द न्यूज। अब अगर हम बात करें कौन से वल्चर डाले गए हैं, देखो इनमें से 20 तो हैं लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स। लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स आपको मोस्टली सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो वल्चर हैं कहीं ना कहीं एनिमल कार्कसेस के ऊपर फीड करते हैं एंड कहीं ना कहीं जो डिजीजेस का स्प्रेड है उसको रोकते हैं, क्योंकि एनिमल कार्कस को जब एक तरह से इन्होंने फीड कर लिया तो इकोलॉजिकल रोल बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पे रोल प्ले किया। IUCN की रेड लिस्ट के अंदर इनका जो IUCN स्टेटस है वो आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा। अब पिछले कई सालों की बात करें, खासकर जो पहला दशक था 21वीं सदी का, तो उसमें वल्चर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हुई थी और इसका कारण क्या था, उसका कारण था डाइक्लोफिनेक।
यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है। डाइक्लोफेनेक का जो हम बहुत ज़्यादा बड़ा इस्तेमाल करते थे हमारे जो आपके कैटल के अंदर, तो कैटल के माध्यम से कहीं न कहीं जिसको हम बोलते हैं कि आपकी जो चेन होती है, आपकी जो फूड चेन होती है, उसके माध्यम से ये जो डाइक्लोफेनेक इस्तेमाल किया जाता था कैटल के अंदर, वो हमारे वल्चर तक पहुंचता था, जिस वजह से वल्चर की पॉपुलेशन बड़ी तेजी से गिरी। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे आप वल्चर आपका एक तरह से नया घर जिनको मिला है, तो वो 14 व्हाइट रम्प्ड वल्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इनका आईयूसीएन स्टेटस भी आपको क्रिटिकल इंडेंजर्ड ही है, यानी कि ये दोनों जो मैंने बताए ना, आपके चाहे लॉन्ग बिल्ड हो गए चाहे व्हाइट रम्प्ड वल्चर, दोनों आईयूसीएन स्टेटस में इनका क्रिटिकल इंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा। अब इनमें भी डाइक्लोफेनेक की पॉइजनिंग की वजह से काफ़ी दिक्कतें आई, और इनकी जो हैबिटेट है ना, मोस्टली ये ओपन कंट्री या ह्यूमन सेटलमेंट के पास में, एग्रीकल्चर लैंड के पास में, और लंबी लंबी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके पास में अक्सर ये नेस्ट करते हैं। एंड अगर हम बात करें वाइट रम्प्ड वल्चर्स की, तो ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पीशीज हैं जिप्स वल्चर्स के अंदर, एंड ये साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको विद रिगार्ड्स टू वल्चर्स पता होने चाहिए। एक आखिरी टॉपिक हमें जो डिस्कस करना है वो है आधार नंबर मैंडेटरी टू अवेल ई नैम बेनिफिट्स। ई नैम तो आप समझते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। दोस्तों आप सब ने ना मंडीज के बारे में सुना होगा, एपीएमसी मंडीज की हम बात करते हैं। तो मंडीज एक ऐसी जगह होती है जहां पर अपना जो सामान है, जो प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो किसान वहां पे लाता है एंड वहां पर उसको बेचता है, राइट। तो मंडीज का ये सिस्टम काम करता है। पर कई बार ना मंडीज के अंदर बहुत सारी हमें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जैसे कई बार होता है कि एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाती, किसान को बहुत ही कम दाम के ऊपर अपने वस्तु को, अपने सामान को बेचना पड़ता है। एंड इनफैक्ट ना ऐसा भी देखा गया पास्ट के अंदर कि कार्टलाइजेशन हो जाता है, जो खरीदने वाले होते हैं ना वो एक कार्टल बनाते हैं, जिस वजह से किसान को उतना प्रॉपर दाम नहीं मिल पाता। इसीलिए देश भर की मंडीज को कनेक्ट करने के लिए एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल यहाँ पे बनाया गया, जिसका नाम है ई नैम। ये सारी की सारी एपीएमसी मंडीज को कनेक्ट करता है, एंड एक प्रॉपरली यूनिफाइड मार्केट यहाँ पे इसके माध्यम से बनी है। तो इसका जो पैसा है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने फुली फंड किया था, एंड साथ ही साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है। कौन इंप्लीमेंट करता है इसको? एसएफएसी, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। ये एक ऑटोनमस सोसाइटी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एंड इनकी कोशिश यही है कि कैसे छोटे किसानों की यहाँ पे मदद करी जा पाए। तो अभी तक आप नोटिस कर पाओगे ई नैम के अंतर्गत 17.9 मिलियन फार्मर्स जो हैं, एंड 4400 एफपीओ जो हैं वो रजिस्टर कर चुके हैं, एंड इस तरह से 1473 मंडीज अक्रॉस 23 स्टेट्स एंड 4 यूटीज इसके साथ इंटीग्रेट कर चुकी हैं। एंड ये जो पैसा है इसको इंप्लीमेंटेशन का, वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। जैसे फॉर एग्जांपल 75 लाख की ग्रांट मिलती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, आपका टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट जो होता है वो 30 लाख का देती है, एंड साथ ही साथ 40 लाख रुपए मिलते हैं प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटीज के लिए, एंड 5 लाख कंपोस्टिंग यूनिट के लिए। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे चीज़ों को किया जाता है। तो जो किसान होते हैं उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है, अगर वो नहीं काम करता तो उस केस में क्यूआर कोड स्कैन हो गया, पेपरलेस ई केवाईसी, ये सब चीज़ें करी जाती हैं। अब ये आधार को सर मैंडेटरी क्यों कर दिया गया? देखो आधार को मैंडेटरी करने का रीज़न ये है कि आधार से ना कहीं हम यहाँ पे डुप्लीकेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि गलत लोग कहीं ना कहीं बेनिफिट उठा जाएं, तो टारगेटेड बेनिफिशियरी को इंश्योर करने के लिए हमने आधार को यहाँ पे मैंडेटरी किया है, राइट। अगर मान लीजिए किसी के पास आधार नहीं है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, आधार में एनरोलमेंट के लिए कोशिश करे, एंड अकॉर्डिंगली साथ ही साथ एक वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडी उसके पास होनी चाहिए, तब यहाँ पर वो ई नैम का बेनिफिट बिना आधार डॉक्यूमेंट बने हुए भी यहाँ पे ले सकता है। तो फाइनली हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अब से आधार मैंडेटरी एक तरह से हो चुका है ई नैम के बेनिफिट लेने के लिए। बाकी दोस्तों बात करें आपके प्लेसेस इन न्यूज़ की, तो यहाँ पर आपका आज का होमवर्क रहेगा कि मेडिटेरियन सी के साथ इनमें से कौन सी ऐसी साउथ वेस्ट एशिया की कंट्री है जो ओपन आउट नहीं होती। तो इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था एक लेवांत रीजन के बारे में। दोस्तों लेवांत रीजन आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, ये रहा आपका मेडिटेरियन सी, एंड जो लेवांत रीजन है ना, ये आपको मेडिटेरियन सी का जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है वो आपको देखने को मिल जाएगा, उसको हम बोलते हैं लेवांत रीजन। ये जो लेवांत रीजन है ना, दरअसल में ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। इट एक्ट्स लाइक अ लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज किसके बीच में? देखो इधर आपको अफ्रीका देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर आपको यूरेशिया देखने को मिल जाता है। तो यूरेशिया और आपका अफ्रीका के बीच में एक लैंड ब्रिज की तरह काम करता है आपका ये जो लेवांत रीजन है, एंड इस तरह से मेडिटेरियन सी के आपको ईस्टर्न शोर्स में आपको देखने को मिल जाता है। सो दैट इज वाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ बच्चे पता क्या होता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मान लो उन लोगों को आंसर पता था और वो ए और डी में कई बार कंफ्यूज जाते हैं। पर आप नोटिस करोगे यहाँ पर ना आपको जब सिमिलर ऑप्शंस मिले तो आपको देखना होगा कि दोनों में कहाँ पर क्या अंतर है। जैसे यहाँ पे केवल और ईस्टर्न की बात कर रहा है, यहाँ पर पूरे के पूरे कोस्टल एरियाज की।
पूरे कोस्टल एरिया की बात होती है तो जितना भी आपका पूरा रीजन है क्या उसको देखता है क्या? नहीं, उसको नहीं बोलते हैं हम यहाँ पे लेवांत रीजन, सिर्फ ईस्टर्न को बोलते हैं। एंड दैट इज हाउ यू कुड हैव अराइव्ड एट द ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट आंसर। बाकी बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़ के इनका आंसर बताइएगा। एंड लास्टली जो मैंने कल होमवर्क दिया था, एक था अर्थ डे के बारे में। दोस्तों अर्थ डे को यहाँ पर आपका earthday.org, जो कि अपने आप में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, वो कोऑर्डिनेट करती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। सेफ गार्ड ड्यूटी इसीलिए लगाई जाती है ताकि हम कहीं ना कहीं अचानक से जब बहुत ज़्यादा इंपोर्ट आ जाता है किसी प्रोडक्ट का, तो उसके लिए उसको रोकने के लिए, ठीक है, ये चीज़ करी जाती है। तो सेकंड इज करेक्ट। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन आंगनवाड़ी वर्कर्स इस्तेमाल करती हैं ताकि कहीं ना कहीं बच्चों की और महिलाओं की किस तरह से उनकी हेल्थ को ट्रैक किया जा पाए। यस, दैट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।